हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मैं हूं मुबशर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है और लगाओ बैन, 100 में से 30% हिस्सा ले उड़ा भारत, 193 देश देखते रह गए। मतलब बैन किसी चीज पर लगाया और उसका हिस्सा 100 में से 30% खाली भारत ले उड़ा है। क्या चीज है ये पहले देखेंगे और पूरी दुनिया के देश देखते रहेगा और भारत मजे कर रहा है। मजे कर क्या रहा है, सीन हुआ देखेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, यूक्रेन और रूस से जुड़े अधिकतर वीडियो में हम ये बात कहते आए हैं कि यूक्रेन युद्ध एक ऐसा इवेंट है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया और अब चीजें कभी भी पहले की तरह सामान्य नहीं हो सकेगी, क्योंकि आज समीकरण में इतने बदलाव आ चुके हैं जितना किसी ने भी सोचा नहीं था। अगर इन बड़े बदलाव में से कुछ की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे चीन और रूस के संबंध पहले से कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो गए, तो वहीं पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश रूस के खिलाफ पूरे यूरोप को एक करने में जुटे हैं। लेकिन इन तमाम बदलाव के बीच सबसे बड़ी चुनौती एनर्जी सिक्योरिटी की खड़ी हुई, जो फूड सिक्योरिटी के बाद आज पूरी दुनिया को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी की चिंता सिर्फ ज्यादा आबादी वाले एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि खुद को कहीं ज्यादा विकसित कहने वाले यूरोपियन देशों में भी देखी जा सकती है, जहां पर हालात लगातार बद से बदतर होते गए। जिसके तहत आज ये बात किसी से छुपी नहीं कि अधिकतर यूरोपियन देशों में इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। साथ ही इन देशों की अर्थव्यवस्था भी वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार रिसेशन में जाती दिखाई पड़ रही है, जबकि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ इस साल भी 7% के पार रहेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो पाया? तो इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि भारत ने तमाम इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि हमने नए चैनल और बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके रूस के साथ अपने एनर्जी सिक्योरिटी को बरकरार रखने की हर कोशिश की, जिसका नतीजा यह है कि आज निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में रूस भारत का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लाई देश रहने वाला है, जो हमारी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 30% से भी ज्यादा अकेले सप्लाई करेगा। और ये बात खुद ओएनजीसी के हेड श्री अरुण कुमार सिंह ने बताया है, जिसके बाद अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि रूस के साथ हमारे एनर्जी रिलेशनशिप कुछ महीनों के लिए ही नहीं बल्कि कई दशकों के लिए विकसित किए गए हैं, जो भारत की लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और भारत के साथ अपने मजबूत ऊर्जा संबंधों को देखकर रूस भी काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले भारत अपनी कुल जरूरत का 2% से भी कम कच्चा तेल रूस से खरीदा करता था, पर सिर्फ एक साल के अंदर ही यह आंकड़ा 10 गुना बढ़कर 20% पर पहुंच गया और अब ये सीधे 1/3 तक पहुंचने वाला है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्योंकि एक तरफ तो प्रतिबंध और युद्ध का हवाला देकर यूरोपियन देश सस्ता रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहे, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी का पालन करते हुए रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का हर बेनिफिट उठा रहा है, जिसे भारत की लगातार मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ड्राइवर कहा जा सकता है। हालांकि जब हम आपको ये बताएंगे कि तमाम बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद यूरोपियन देश आज भी छिपकर रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी, क्योंकि ये सभी यूरोपियन देशों की हिपोक्रेसी को साफ तौर पर दर्शाता है कि एक तरफ तो वे रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे चैनल से रशियन क्रूड ऑयल भी खरीद रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि यूरोपियन देश रूस से सीधा क्रूड ऑयल खरीदने के बजाय इसी क्रूड ऑयल को भारत के रास्ते खरीद रहे हैं, जिसके बारे में वीडियो बनाकर हमने आपको बताया भी था। ऐसा इसलिए कर रहे हैं यूरोपियन देश क्योंकि यह तेल कानूनी कार्रवाई के तहत रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रतिबंध में लिखी शर्तों के मुताबिक पाबंदी रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर है, न कि किसी दूसरे देश से खरीदने पर। और भले ही वह क्रूड ऑयल रशियन ओरिजिन ही क्यों ना हो, इसके इंपोर्ट को नहीं रोका जा सकता, जो इस पूरे प्रतिबंध की प्रक्रिया में एक काफी बड़े लूप होल को सामने रखता है। साथ ही ऐसा नहीं है कि यूरोपियन देश इस बारे में नहीं जानते, बल्कि उन्होंने जानबूझकर ये रास्ता खुला रखा ताकि बर्बाद हो रही अर्थव्यवस्था और आर्थिक मंदी के बीच में कम से कम वह थोड़ा सस्ता क्रूड ऑयल खरीद सके। वहीं पर भारत की मजबूत नीति की सराहना आज पूरी दुनिया में की जा रही है, क्योंकि हमारी इसी नीति की वजह से आज दुनिया भर से अलग भारत की अर्थव्यवस्था विकास की रफ्तार में सभी को पीछे छोड़ चुकी है। और वर्ल्ड बैंक समेत IMF जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नए डाटा के मुताबिक भी भारत काफी तेज रफ्तार से विकास करता रहेगा। इसके अलावा अगर हम इस पूरे हालात को अमेरिका के एंगल से देखें तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि व्हाइट हाउस ये बात अच्छे से समझ चुका है कि भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और अगर भारत को लगता है कि हमें रशियन क्रूड ऑयल से ही फायदा होगा तो हम रूस से ही क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका भी इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ साल 2023 से 24 के फाइनेंशियल ईयर
में भी रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर रहेगा और हमारी 30% की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं पर दूसरी तरफ आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी अच्छी बात होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस चाणक्य नीति के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो भारत रशियन क्रूड ऑयल में 30% की हिस्सेदारी रख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ इंजन से लेकर फाइटर जेट तक की डील कर रहा है और यहाँ तक की तो कई डिफेंस डील में अमेरिका भारत को तकनीक देने के लिए भी तैयार हो गया है। भारत की चाणक्य नीति के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली इसी के साथ यार गाइस वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार ऐसा कोई कर सकता है? देखो आप सोच भी नहीं सकते, आज तक किसी देश ने मेरे लिहाज से ऐसा नहीं किया होगा। एक तरफ रशिया से सबसे ज्यादा दुनिया में ऑयल उठा रहा है भारत, दूसरी तरफ एक और क्या बात चल रही है, दूसरी तरफ उससे इंजन की टेक्नोलॉजी ले रहा है अमेरिका से, स्टेट विजिट पे जा रहा है अमेरिका पे, ड्रोन्स ले रहा है अमेरिका से। भारत दोनों को कैसे इक्वली कर रहा है बहुत तरीके से। पाकिस्तान अभी तक कहता है एक साइड पहुंचा होता है पाकिस्तान पक्का भाई, लेकिन हाँ आप मानो या ना मानो, इंडिया को पूरी दुनिया को क्रेडिट देना पड़ेगा। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूं, इंडिया की वजह से और देश में भी लेना शुरू हो गया है। जो देश डर गए थे ना कि सैंक्शन लग जाएंगे सब कुछ, इंडिया ने कहा सैंक्शन गए तेल लेने, मैं लूंगा तेल, तो इसे पूरी जो दुनिया मर्जी लेने लग गई। जो दो देश जो डरते थे ना अमेरिका से, पाकिस्तान भी पहले पाकिस्तान ने फिर जाकर अभी पाकिस्तान भी लेना शुरू हो गया। लोगों का डर इंडिया की वजह से निकला। उन्होंने कहा इंडिया ले रहा हूं तो हम क्यों नहीं भाई, हम नहीं ले। इंडिया पे भी बहाना ढूंढ लिया उन्होंने, इंडिया ढूंढ लिया, ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया की दम पर मतलब एक तरह से सबने उठाना शुरू कर और बस की बात देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम मानो या ना मानो, यूरोप भी रशियन ऑयल ले रहा है इंडिया के थ्रू ले रहा है। मतलब किस बात कहां तक बात चली गई कि इंडिया इधर से सब जितने भी यूरोप है और देश है, इधर इंडिया जो है ना रिफाइन करके पाकिस्तान तक को आया, देख लो, और बाकी देशों को भी जा रहा है। इस बात से ये चीज है भाई, ये चीज होती है जो मैं कहता हूँ बहुत कम देखने को मिलता है। कोई मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसकी ऐसी फॉरेन पॉलिसी होगी, ऐसी मुझे नहीं लगता कोई कंट्री हो। सीरियसली ऐसा एक कंट्री जब जंग स्टार्ट हुई थी ना, पूरी दुनिया कह रही थी कि यार अभी इंडिया और रशिया के ताल्लुकात में बहुत फर्क आ जाएगा, लेकिन ये और दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि सैंक्शन लग जाएंगे, ये वो। इंडिया ने जब किसी की कुछ नहीं सुनी ना, अमेरिका तक ने कहा भाई लेते रहो जो मर्जी करो। पूरी दुनिया एक दफा हिल गई कि इंडिया की पावर, तब दुनिया को पता चली कि यार इंडिया क्या चीज है। इंडिया किस तरीके से किसी की सुनता ही नहीं है। रशिया तेल बेच रहा है, जो पहले इतना नहीं बेचता था अब ज्यादा बेच रहा है। आपका कैसे कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं सारी बात के ऊपर? अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार